अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे क्योंकि हमारी सेकेंड ईयर की बाकायदा क्लासेस का आगाज़ हो चुका है। मुल्क की सूरत हाल की वजह से आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है। तो बच्चे सेकेंड ईयर की जो हमारी मैथ की बुक है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं। टोटल इसमें 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और 100 मार्क्स का पेपर होगा जैसा कि फर्स्ट ईयर में पैटर्न था, सेम वही काम है। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। हम अभी चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे चलते जाएंगे और इंशाल्लाह जल्दी हम इस सिलेबस को वाइंड अप कर पाएंगे, ठीक होगी बात। हम चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स। चैप्टर का नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं इसमें, ठीक है। कुछ एक्सरसाइज लाइक फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो फंक्शन से मुतल्लिक़ है। उसके बाद हम लिमिट्स पे जाएंगे थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज में, और फिर जो हमारी फिफ्थ एक्सरसाइज होगी वो ग्राफ से रिलेटेड होगी, ठीक होगी बात। फंक्शंस की ग्राफ ड्रॉ करना। सबसे पहले हमें फंक्शन के बारे में मुकम्मल तौर पर उसका इल्म हासिल होना चाहिए, उसके कंसेप्ट होने चाहिए ताकि हमें फंक्शन और फिर आगे नेक्स्ट जो लिमिट है और फिर एंड पे फंक्शंस की ग्राफ, इन पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम अपनी गुफ्तगू को आगाज़ करेंगे फंक्शन से मुतल्लिक़। फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। तो जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज़, जर्मन मैथमेटिशियन था लेबनीज़। उसने ये टर्म इंट्रोड्यूस कराई थी कि एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंड करता है। जर्मन मैथमेटिशियन लेबनीज़। तो ये एक एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन देने वाला कौन था? दैट इज लेबनीज़, ठीक होगी बात। अब हम आते हैं वेरिएबल्स पे। वेरिएबल्स का फंक्शन के अंदर इस्तेमाल होना है। वेरिएबल क्या चीज़ होती है? वैल्यू कैन बी चेंज, ऐसी वैल्यू जिसको आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी से या किसी भी सूरत में वो चेंज होती रहे, तो दैट वैल्यू इज कॉल्ड वेरिएबल। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जैसा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी है, तो वो 9th 10th में भी वही पढ़ा, अब भी वही रहेगा, आगे फर्दर भी सेम वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल चलती रहेगी। जबकि वेरिएबल चेंज होता रहता है। आप देखते हैं एक्स जो है, अमूमन हम क्वेश्चन में, मैथ के क्वेश्चन में लेट कहते हैं एक्स एक वेरिएबल है। तो एक क्वेश्चन में उस एक्स की कीमत कुछ आ रही होती है, अगले क्वेश्चन में एक्स की कीमत कुछ आ रही होती है। दैट मीन्स एक्स एक वेरिएबल है, तो हर क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो सकता है, उसकी कीमत चेंज हो सकती है, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहती। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसकी कीमत चेंज हो सकती है। हमारे इस चैप्टर में हमारे फंक्शन से रिलेटेड 2 तरह के वेरिएबल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, जिनकी वैल्यू आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकें, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स फॉर विच वैल्यू डिपेंड ऑन एनी अदर वैल्यू, कि डिपेंडेंट वेरिएबल जिनकी कीमत किसी और चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है, वो क्या होते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए बच्चे, क्रिकेट सब देखते हैं, क्रिकेट मैच बड़े शौक से देखते हैं। तो क्रिकेट खेलने से पहले हमारी मर्जी है हम कितने ओवर का मैच करना चाहते हैं। 20 ओवर का, 20-20 है, 1 डे है, या फिर हम इसको टेस्ट मैच, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक होगी बात। जब हमने डिसाइड कर लिया एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, अब उसके अकॉर्डिंग हमारा स्कोर बनेगा। स्कोर डिपेंड करता है ओवर्स पे। अगर आप 20 ओवर रखेंगे तो एवरेज 120, 150, 200 तक स्कोर जा सकता है। मतलब फिर भी डिपेंड कर रहा है बॉल्स पे, जितनी बॉल कराएंगे उतना स्कोर बनता जाएगा। अगर आप 1 डे मैच रखते हैं तो स्कोर बढ़ जाएगा। जारी बात है, 1 डे में आपके पास 50 ओवर्स हैं, तो फिर आपके पास स्कोर भी उसके अकॉर्डिंग होगा, 300 तक जा सकता है, 400, वो तो डिपेंड करता है ना टीम पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, डिपेंडेंट किसी चीज़ पे डिपेंड करना, ठीक होगी बात। तो 2 वेरिएबल्स का हमारे पास यहाँ पे ताल्लुक रहेगा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे पास जो इस चैप्टर में ज़्यादातर हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कंसिडर करते हैं। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मुख्तलिफ जगहों पे चेंज भी हो सकता है। कभी x डिपेंडेंट होगा, y इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। तो ये स्टैंडर्ड नहीं मान लेना कि x हमेशा ही इंडिपेंडेंट रहेगा, वो डिफाइन कर देगा पहले
कि भाई ये वैल्यू इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड कर रही है। तो इसलिए इस चीज़ को आपको कंसेप्ट माइंड में रखना चाहिए कि वो वैल्यू जो आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं दैट इज इंडिपेंडेंट, और जो चेंज की गई वैल्यू के मुताबिक चेंज हो रही है तो वो फिर क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है, दैट मीन्स वो डिपेंडेंट है। तो ये तो था आपको फंक्शन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड बताना। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या चीज़ होती है? मैट्रिक में हमने ना एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज कॉल्ड रिलेशन। फर्स्ट ईयर में भी फिर हमने उसको पढ़ा है कि रिलेशन क्या चीज़ होती है, फिर उससे आगे फर्दर फंक्शन बनते हैं। रिलेशन क्या होता है, दो सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट ली जाती है, ठीक है, और वहाँ पर ऑर्डर पेयर में एक नया सेट जनरेट होता है। उस ऑर्डर पेयर वाले सेट जो है मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका एनी सबसेट जो सा होता है वो क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है। वो क्या करता है, एक रिलेशन बनाता है। अब रिलेशन से आगे फर्दर आते हैं आप फंक्शन की तरफ। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी एक रिलेशन है। फंक्शन इज एन रिलेशन। फंक्शन है क्या है, रिलेशन है। मैं यहाँ पर अगर आपको बता सकता हूँ तो सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके बाद आगे रिलेशन लाते हैं दैट इज एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, और रिलेशन से आगे फर्दर मूव करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन भी एक रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन? फ्रॉम अ सेट x टू अ सेट y, दो सेटों के दरमियान एक रिलेशन होता है। रिलेशन ताल्लुक तो जारी बात है दो चीज़ों के दरमियान ही ताल्लुक होता है। यहाँ पर वो दो चीज़ें हैं, दो सेट। कौन से? एक सेट x है और एक सेट y है। ठीक हो गया। सच दैट इस तरह के फंक्शन को डिनोट करते हैं अभी f इज अ फंक्शन फ्रॉम x टू y। इसको क्या रीड करते हैं? f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y that assign each value of x in capital X। वो क्या कहता है? कैपिटल X जो पहले नंबर पे आने वाला सेट है उसकी तमाम वैल्यूज को यूज करते हैं। ये लफ्ज each सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखेंगे डेफिनेशन क्रॉस। तो each वैल्यू ऑफ x के सेट जो पहले नंबर पे सेट आ रहा है उसकी तमाम वैल्यूज को यूटिलाइज करना है। फंक्शन क्या करना है? यूटिलाइज करना है। उसको क्या करके यूटिलाइज करके क्या करना है? उनको जोड़ना है, रिलेशन बनाना है, ताल्लुक बनाना है। किसके साथ? सेकंड सेट की यूनिक वैल्यूज के साथ। यूनिक वैल्यू ऑफ y इन कैपिटल Y। सेकंड सेट की किसी भी वैल्यू के साथ एक ही रिलेशन बना सकता है, एक से ज्यादा रिलेशन नहीं बना सकेगा। तो ये फंक्शन वो रिलेशन जो ये दो काम करके दिखाएगा हमें, वो रिलेशन फंक्शन बनेगा। जो ये दोनों में से एक भी काम स्किप कर देगा तो वो फंक्शन नहीं बनेगा। एक छोटी सी एग्जांपल मैंने यहाँ लास्ट पे दी हुई है। सेट x है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3। सेट y है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 4 9 और 16। हमने एक फंक्शन डिफाइन किया स्क्वायर का फंक्शन। कौन सा फंक्शन? स्क्वायर का फंक्शन। क्या करना क्या है? सेट x का एक एलिमेंट पकड़ना है, उसके ऊपर अपना काम करना है। कौन सा काम? स्क्वायर कर देना है। 1 का क्या किया? स्क्वायर किया, तो क्या जवाब आएगा? 1 ही। उसको सेट y में 1 के साथ अटैच कर देना है। 2 पकड़ा, स्क्वायर दिया, दैट्स 4। सेट y में 4 ढूंढ के उसके साथ उसको अटैच कर देना। सेट x में से दोबारा एक एलिमेंट पकड़ेंगे 3, उसका स्क्वायर लेंगे 9, सेट y में 9 के साथ अटैच। अब देखें डेफिनेशन के दोनों मेन पॉइंट्स इस पे अप्लाई होने चाहिए। कैसे? सेट x का हर एक एलिमेंट यूज होना चाहिए। सेट y के सारे एलिमेंट्स यूज हो या ना हो हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि डेफिनेशन में उसका कोई ताल्लुक नहीं। सेट x के तमाम एलिमेंट्स यूज होने चाहिए। तो देखें सब एलिमेंट्स को यूज किया मैंने, ओके। तो पहली कंडीशन पूरी हो रही, ईच एलिमेंट x इन कैपिटल X टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ y इन y। देखें 1 का स्क्वायर सिर्फ 1 नहीं हो सकता है। अगर कोई बच्चा शरारतन कहता है जी 1 का स्क्वायर 4 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो उसकी शरारत तो ठीक होगी लेकिन वो फिर फंक्शन नहीं बनेगा। क्यों? क्या होगा? क्योंकि 1 जो है वो यूनिक के साथ नहीं अटैच हुआ बल्कि दो एलिमेंट्स के साथ अटैच हुआ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 के साथ अटैच होगा, 2 सिर्फ 4 के साथ अटैच होगा, 3 सिर्फ 9 के साथ अटैच होगा। ठीक होगी बात? तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, ऐसे रिलेशन का हम एक फंक्शन लेंगे जो ये दोनों कंडीशंस को क्या कर रहा होगा, पूरा कर रहा होगा। ओके, तो ये एग्जांपल हमारे पास आ गई। और भी बेशुमार एग्जांपल्स ले सकते हैं। क्यूब का फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। स्क्वायर रूट का फंक्शन हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर रूट। ठीक है, डिफरेंट तरह के फंक्शन है हमारे पास। ये सारे फंक्शंस ही हैं।
क्यूब रूट का फंक्शन है, स्क्वायर रूट का फंक्शन है, nth रूट है, फिफ्थ रूट है, सेवंथ रूट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास और भी आप ले सकते हैं लॉग का फंक्शन, ठीक, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो सारे इसी बुनियादी इसी रूल पर अमल करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डोमेन एंड रेंज के ऊपर। अच्छा, डोमेन और रेंज फंक्शन की बहुत ज़रूरी है। हर फंक्शन की अपनी डोमेन होती है और अपनी रेंज होती है। डोमेन रेंज के बगैर फंक्शन ऑपरेट ही नहीं हो पाता। डोमेन रेंज होती है, डोमेन वो वैल्यू जो हम फंक्शन को एज अ इनपुट दे रहे हैं, फंक्शन उस पर अपना काम करता है, काम करने के बाद रिस्पॉन्स में आपको एक आउटपुट देता है, रिस्पॉन्स में आपको एक आउटपुट देता है। इस पूरी एग्जांपल में आप वैल्यूज कौन सी दे रहे हैं, 1 2 3, फंक्शन उस पर अपना काम कर, क्या काम कर रहा है, स्केल कर रहा है। स्केल करने के बाद वो आपको आंसर ढूंढ के दे रहा है कि 1 4 और 9। तो ये 1 2 3 जो आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं दैट आर कॉल्ड डोमेन, और जो फंक्शन अपना काम करने के बाद आपको आंसर दे रहा है दैट आर कॉल्ड रेंज, व्हिच आर 1 4 एंड 9। ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर भी लिखा द सेट x इज कॉल्ड डोमेन सेट। सेट x से मेरा जो आपने फंक्शन डिफाइन किया उसमें पहले नंबर वाला सेट, जहां से आपके फंक्शन ने वैल्यूज को पिक करना है, जहां से उसने रकमों को उठाना है, वो सेट डोमेन कहलाएगा। वो सेट x भी हो सकता है, वो y भी, z भी, a भी, b भी, c को डिपेंड करता है कि आप इधर क्या चीज लिख रहे हैं। ठीक हो गया बात। नेक्स्ट रेंज के बारे में लिखा द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन कैपिटल Y। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कहता है पूरा सेकंड सेट रेंज नहीं होता, पूरा सेकंड सेट रेंज नहीं होता। सेकंड सेट में से वो एलिमेंट्स जो आपके फंक्शन ने यूटिलाइज किए हैं, जो आपके फंक्शन ने यूटिलाइज किए हैं, द सेट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स y इन कैपिटल Y, y के अंदर इस्तेमाल होने वाले एलिमेंट्स, कोरस्पॉन्डिंग है मतलब जो उनके साथ जोड़ के हम लाए हैं, वो एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, वो सेट क्या बनेगा 1 4 एंड 9। वो सेट जो सा होगा वो रेंज कहलाएगा। पूरा जो सेकंड सेट होता है, पूरा सेकंड सेट दैट्स y, इट इज कॉल्ड कोडोमेन, इट इज कॉल्ड कोडोमेन। ये पूरा सेकंड सेट कोडोमेन कहलाता है। ये मैटर के अंदर डेफिनेशन लिखी भी हुई है, ठीक है, कांसेप्ट रिवाइज करा दिए कि कोडोमेन कहलाता है पूरा सेकंड सेट, और उसमें से जो एलिमेंट्स यूटिलाइज हुए हैं हमारे फंक्शन के अकॉर्डिंग, वो हमारी क्या होती है, रेंज कहलाती है। ठीक होगी बात। तो ये रेंज एंड डोमेन का कंसेप्ट आ गया। बाकी डिफरेंट फंक्शंस की रेंज और डोमेन डिफरेंट होती है, इसके ऊपर एक अलग से टॉपिक है, हम पूरी इसको लेक्चर एक करेंगे पूरा कि कौन से फंक्शन की डोमेन कौन हो सकती है और रेंज क्या हो सकती है। डिफरेंट फंक्शंस की उनके अकॉर्डिंग चलती है, हर फंक्शन की अपनी डोमेन है, अपनी रेंज होती है। ठीक है, सादा से एग्जांपल ले लें, जूसर मशीन है, उसकी अपनी डोमेन है, अपनी रेंज है। डोमेन क्या है, उसमें फल आप डालेंगे, रेंज क्या है, वो आपको जूस देगा। अब जूसर मशीन में आप कभी भी कपड़े नहीं डाल सकते, क्या होगा, मशीन खराब हो जाएगी। उसकी अपनी डोमेन है, उस डोमेन से जब आप बाहर जाएंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मशीन का खराब होगा। ठीक होगी बात। तो डोमेन और रेंज हर फंक्शन की अपनी होती है। नेक्स्ट आते हैं अब हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। स्विस मैथमेटिशियन था आइलर, उसने सबसे पहले ये वाली नोटेशन यूज की कि फंक्शन को लिखने का जो वे बनाए वो ये बनाए, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको क्या रीड करते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x। क्या रीड करना है, y इज इक्वल टू f ऑफ x। ये स्विस मैथमेटिशियन आइलर ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। तो ये भी एक एमसीक्यू बन सकता है, तो इसलिए इसको कोई अंडरलाइन कर लें कि y जो सा है एक फंक्शन है f ऑफ x का, उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको रीड भी y इज इक्वल टू f ऑफ x करते हैं। अच्छा, इसमें x इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहले भी डिफाइन कर दिया, डोमेन है हमारी। फंक्शन उस पे अपना काम करेगा, जो भी काम करना है, वो स्क्वायर करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर रूट करना है, क्यूब रूट करना है, व्हाटएवर, लॉग लेना है, या जो भी काम करना है वो फंक्शन अपना काम करेगा। काम करने के बाद ओवरऑल हमें एक आंसर देगा, दैट इज कॉल्ड y। देखिए, x एक एलिमेंट उठाया, उस पे अपना काम किया, जो आंसर दिया वो y, कैपिटल y का एक कोई एलिमेंट था। तो ये उसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। किसने डिफाइन की, आइलर से। ठीक होगी बात। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये किसी भी इक्वेशन को पहचानना हो कि ये किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको पेपर में एक एमसीक्यू आ जाता है जी
कि बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फंक्शन। ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, चलो चौथा ऑप्शन दे देते हैं आर। इनमें से बताएं कि कौन सा किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ भी वो पूछ सकता है, यस में पूछ सकता है, नो में पूछ सकता है। यह सबसे आसान ट्रिक है आपके पास, आप इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को पढ़ के आ चुके हैं, तो उसी को हमने यूटिलाइज करते हैं। क्या ट्रिक है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू पुट करने पर डिपेंडेंट वेरिएबल की एक वैल्यू ही मिल रही हो तो वो फंक्शन का किसी भी वो इक्वेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मैंने आपको वहाँ स्टार्ट में बोला था अमूमन हम इस पूरे टॉपिक में x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे, y को डिपेंडेंट लेंगे। तो अब इधर x की एक वैल्यू पुट करें, कोई भी एक अपनी मर्जी से, x इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से कीमत पुट कर सकते हैं। फर्स्ट हमने x की कीमत पुट की थी 3, तो y की कीमत उसके अकॉर्डिंग यहाँ पुट करने पर बन जाएगी जी 10। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10। अब इंडिपेंडेंट की एक वैल्यू पुट करने पर डिपेंडेंट की हमें क्या मिल रही है, एक वैल्यू मिल रही है। तो दैट मीन्स ये किसी एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक होगी बात। सेम इस पे आ जाए, x इंडिपेंडेंट है, y डिपेंडेंट है, x की कोई भी कीमत अपनी मर्जी से डिपेंड कर लें, पुट कर लें। चलो नेगेटिव 2 पुट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, पॉजिटिव करें नेगेटिव करें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेगेटिव 2 पुट करने पर ये हो जाएगा -4 प्लस के 1, तो टोटल आंसर y का आएगा जी -3। इंडिपेंडेंट की एक वैल्यू पुट करने पर डिपेंडेंट की एक कीमत मिल रही है, दैट मीन्स ये भी किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आ जाते हैं इस पे, x इंडिपेंडेंट, y डिपेंडेंट, x की एक कीमत पुट करते हैं जी, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 4 पुट करने से y स्क्वायर आएगा 4, और y एक्चुअली हम y स्क्वायर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम तो y में इंटरेस्टेड है। तो y क्या आएगा हमारे पास +-2, स्क्वायर रूट देंगे ना, स्क्वायर इज 4, तो फिर +-2। अब इंडिपेंडेंट की एक कीमत पुट करने पर डिपेंडेंट की कितनी कीमतें आ गई, 2। तो दैट मीन्स ये किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो अब आपसे उसने अगर सवाल पूछा होगा इनमें से कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो आप ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे जी, ये वाला किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो ये ट्रिक है मैथमेटिकली चेक करना कि कौन सी इक्वेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है और कौन सी इक्वेशन फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। ये था जी मैथमेटिकल किसी इक्वेशन से चेक करना। अब एक ये भी एमसीक्यूज आता है कि ग्राफिकली बताएं कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं, ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। इसके लिए बेटा, इसके लिए एक बहुत आसान सा ट्रिक है, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल लाइन टेस्ट अमूमन पूछ देता है जी आप वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में क्या जानते हैं, तो घबराना नहीं तो जी, ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी ग्राफ को चेक करने के लिए कि वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या किसी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, वर्टिकल लाइन टेस्ट है क्या, कहता है जी ग्राफ है, आप उसके किसी भी पॉइंट पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, आर्बिट्रेरी पॉइंट पर ड्रा करनी, जहाँ दिल करे ड्रा करते हैं, यहाँ करते हैं, यहाँ करते हैं, ठीक है। अगर वो वर्टिकल लाइन आपके ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पर टच कर रही है, जस्ट एक पॉइंट पर टच कर रही है, कट कर रही है, तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो ग्राफ किसी फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, इस पे आ जाए, आर्बिट्रेरी कहीं पर भी ड्रा कर लें, जो सी लाइन पिक करते हैं वो हमारे फंक्शन ग्राफ को एक पॉइंट पर टच कर रही है, दैट मीन्स ये भी फंक्शन है, ये भी था। इसके बारे में क्या ख्याल है, वर्टिकल लाइन ड्रा करते हैं, क्या हुआ, दो पॉइंट्स पे कट कर, क्या कर रही, दो पॉइंट्स पे कट कर रही, दैट मीन्स ये जो सा ग्राफ है ये फंक्शन नहीं है, हाँ अलबत्ता रिलेशन हो सकता है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन का ग्राफ नहीं है, किसी रिलेशन का हो सकता है ना। ये देखिए हमने स्टार्ट में बोला था कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेशन, रिलेशन से कुछ खास रिलेशन जाके फंक्शन बनते हैं, हर रिलेशन फंक्शन नहीं होता, तो ये रिलेशन जरूर है, फंक्शन का ग्राफ नहीं। तो दैट्स ये हमारा पहला लेक्चर था, ठीक है। इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, कोशिश की गई है हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए, लेकिन फिर भी कोई चीज़ रह गई है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसके मुताल्लिक इंफॉर्मेशन जो सी है वो पहुंचा दी जाएगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।